बातों को सुनिए और समझिए। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग नामक अध्याय से संबंधित जानकारी लेना शुरू की। छोटी छोटी बातें हम लोगों ने बेसिक से चलना शुरू किया, जिसमें हम लोगों ने जाना कि वैलेंसी किसे कहते हैं। इसके अलावा फिर हम लोगों ने वैलेंसी से संबंधित कौन कौन सी अवधारणाएं थी उसके बारे में भी हम लोगों ने बातें किया। संयोजकता के आधार पर निकालते थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर निकालते थे, ओल्ड कॉन्सेप्ट के आधार पर निकालते थे। इसके अलावा फिर हम लोगों ने अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल के बारे में भी जानकारी ली। ऑक्टेट रूल के बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में भी जानकारी लेना शुरू किए, जिसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ बॉन्ड की बात किया जाए तो उसमें किसके बारे में जानकारी लेना शुरू किए। सबसे पहले जाने कि बॉन्ड कितने प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है, जिसमें हम लोगों ने कैपिटल ए नंबर की हेडिंग लिखे। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड कहते किसे हैं, बनता कब है, प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके बारे में जानकारी लिए। कैपिटल बी नंबर की हेडिंग हम लोगों ने लिखा कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कहते किसे हैं, कब बनता है, प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके बारे में जानकारी लिए। देन हम लोगों ने कैपिटल बी की इसी जानकारी ले रहे थे। इसी में एक हेडिंग लेकर के हम लोगों ने छोड़ दिया था सहसंयोजक आबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। पिछले वीडियो लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यही एक हेडिंग लेकर के छोड़ दिया था, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। जिन लोगों ने हेडिंग नहीं लिखा वो लोग हेडिंग लिख लेंगे। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंधों के प्रकार, सहसंयोजक बंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। आज यहीं से अपने बातों की शुरुआत करेंगे कि सहसंयोजक आबंध के कौन कौन से प्रकार होते हैं। देन इसके बाद हम लोग जानकारी जो आज के वीडियो लेक्चर में लेना है कि क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसे कहते हैं। इसके अलावा फिर बातें हम लोग को होगा कि अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं, अर्थात ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन के बारे में जानकारी लेंगे। यदि समय बचा तो हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में भी जानकारी लेना शुरू करेंगे। चलिए हेड लिखी हैं, बातें शुरुआत करते हैं। सहसंयोजक आबंध के प्रकार बातें सुनिएगा। सबसे पहले सहसंयोजक आबंध 2 प्रकार की होती है। एक तो कैसे होते हैं, पोलर होता है, और एक कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। एक ध्रुवीय होता है और एक कैसे होते हैं, अध्रुवीय होता है। जब बॉन्ड डिफरेंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में बनती है तो उसे पोलर कहते हैं। जब बॉन्ड सेम एटम या मॉलिक्यूल्स के बीच में बनती है तो उसे क्या कहते हैं, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। हेडिंग लिख लिए हैं, इसके अंतर्गत लिखेगा सहसंयोजक आबंध। सहसंयोजक आबंध 2 प्रकार की होती है। सहसंयोजक आबंध 2 प्रकार की होती है। इसमें नंबर 1 की हेडिंग लिखेगा ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। नंबर 1 की हेडिंग लिखना है ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। नंबर 1 इसमें हेडिंग लिखेगा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए ध्रुवीय बंध कब बनती है, अलग अलग परमाणुओं के बीच में जब क्या होते हैं, भिन्न भिन्न परमाणुओं के बीच में सहसंयोजक बंध बनती है तो उसे कोवैलेंट नहीं, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, जब बॉन्ड फॉर्मेशन डिफरेंट एटम्स के बीच में होता है तो उसे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं।
जैसे HCl, ये H जुड़ा हो Cl, तो ये कैसा होगा, पोलर हो जाएगा। या इसके अलावा क्या हो, जैसे SO2 SOO, तो ये कैसा होगा, पोलर। इसे क्या कहते हैं, पोलर कहते हैं। जब क्या होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन, डिफरेंट एटम्स आर मार्क्ड, डिफरेंट एटम्स के बीच में होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। राइट डाउन। जब भिन्न भिन्न परमाणुओं के बीच में, जब भिन्न भिन्न परमाणु के बीच, भिन्न भिन्न परमाणु के बीच में सहसंयोजक बंध पाई जाती है, सहसंयोजक बंध पाई जाती है, तो उसे ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध कहते हैं। तो उसे ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध कहते हैं। एग्जाम्पल में दर्शा दीजिए, HCl ये, SO2 ये। दर्शाने के बाद नंबर 2 की हेडिंग लिखिएगा, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। नंबर 2 की हेडिंग लिखना है, अध्रुवीय सहसंयोजक आबंध, अध्रुवीय सहसंयोजक आबंध, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। डेफिनेशन क्लियर है। जब कोवैलेंट बॉन्ड सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में या सेम एटम्स के बीच में पाई जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, नॉन पोलर कहते हैं। जैसे HH जुड़ा हो, Cl जुड़ा हो, तो इसे क्या कहते हैं, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। जब कोवैलेंट बॉन्ड सेम एटम्स के बीच में पाई जाती है, तो उसे नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। लिखिएगा, जब समान परमाणुओं के बीच में, जब समान परमाणुओं के बीच में, एक बात ध्यान में रखे रहिएगा, ये लेसन आपके लिए काफी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्लास 11th में भी, क्लास 11th के बाद इसका इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है। जब तक पढ़ोगे तब तक ये लेसन आपको काम आएगा, ये बात मेरे ध्यान में रखे रहिएगा। तो बड़ी ही ईमानदारी से इसे पढ़ जरूर लेना। यदि साइंस पढ़ना है तो फ्यूचर में इस अध्याय से बच नहीं पाओगे। यहाँ तक की बातें कि जो भी जनरल साइंस होते हैं उसमें भी इस लेसन का इम्पोर्टेंस होता है। इच्छाएं आपकी बताना मेरा कार्य है। लिखिएगा, जब समान परमाणुओं के बीच में सहसंयोजक बंध, समान परमाणुओं के बीच में सहसंयोजक बंध पाई जाती है, तो उसे अध्रुवीय सहसंयोजक आबंध कहते हैं। तो उसे अध्रुवीय सहसंयोजक आबंध कहते हैं। एग्जाम्पल में दर्शा दीजिएगा, HHCl। यहाँ पर आने के बाद कैपिटल B की बातें समाप्त होती हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या था, कहते किसे हैं, बनता कब है, इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया। अब आप लोग कैपिटल C नंबर की हेडिंग लिखिए, उप सहसंयोजक आबंध। कैपिटल C नंबर की हेडिंग लिखिएगा, उप सहसंयोजक आबंध। और कोवैलेंट में कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट बांड। देखिए हेडिंग लिख दीजिए कोऑर्डिनेट बांड। देखिए हम लोगों ने किस में लिखे थे, कोवैलेंट बांड जब पढ़ा तो हम लोगों ने डेफिनेशन में क्या जाना था, दो एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से जो बांड बनता था उसे क्या कहते थे, कोवैलेंट बांड। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, लेकिन इस प्रकार की शेयरिंग होती है कि एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे देता है। यहाँ पर भी बातें क्या होती हैं कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, लेकिन ऐसी साझेदारी होती है कि एक परमाणु द्वारा किसी दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। लिखिएगा, परमाणुओं के मध्य दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा, परमाणुओं के मध्य दो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी द्वारा, दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा एक रासायनिक आबंध इस प्रकार बनता है, एक रासायनिक आबंध इस प्रकार बनता है कि साझे का दोनों इलेक्ट्रॉन केवल एक परमाणु द्वारा, दोनों इलेक्ट्रॉन केवल एक परमाणु द्वारा दिया जाता है, तो उसे उपसह संयोजक आबंध कहते हैं। इसे तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बातें सुनिएगा, फिर पॉइंट बनाने लिखना है। हम लोगों ने डेफिनेशन में क्या लिखा, इसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, लेकिन ऐसी साझेदारी होती है कि किसी एक परमाणु द्वारा किसी दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। अब बातें निकल के आती है, कोई इलेक्ट्रॉन देगा, कोई भी तत्व परमाणु इलेक्ट्रॉन को कब देगा, कोई इलेक्ट्रॉन को कब देगा। दूसरी बात ऐसे है तो समझिए, आप दूसरे को अपना भोजन कब दोगे, जब आपका पेट भरा होगा तभी तो दूसरे को दोगे ना, कि उसके पहले दे दोगे, इम्पॉसिबल। ठीक उसी प्रकार दूसरे को इलेक्ट्रॉन कब कोई देगा, जब पहले स्वयं अस्थायी होगा। पहले हम स्वयं अस्थायी होंगे तभी तो यार आपकी हेल्प करेंगे। हम खुद नहीं अस्थायी, आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, दिस इज इम्पॉसिबल। तो इसी प्रकार कोई इलेक्ट्रॉन कब देगा, जब वो पहले अस्थायी होगा। पहले अस्थायी होने का मतलब कब अस्थायी होगा, रसायन में हम लोगों ने अस्थायी तब माना है जब उसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, अकॉर्डिंग टू लुईस। शुरुआती स्टेप में हम लोगों ने जाना कोई इलेक्ट्रॉन कब दान करेगा, जब वो अस्थायी होगा। अस्थायी होगा मतलब कि उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी कि ये कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को दान तब करेगा जब उसके केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूरा हो जाएगा। यदि केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूरा नहीं है तो आप इलेक्ट्रॉन दान नहीं कर सकते। यदि आपने ऐसा किया तो समझ लीजिए क्या हो, गलत होने की सबब, सही तो हो नहीं सकते। लिखिए पॉइंट बना के, उपसह संयोजक आबंध का निर्माण तब होता है, उपसह संयोजक आबंध का निर्माण तब होता है जब केंद्रीय परमाणु का अष्टक, जब केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूरा हो जाता है।
जब केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूरा हो जाता है। देखिए इसे दो नामों से और जानते हैं, वो भी पॉइंट बना के लिखना होगा। उपसा संयोजक बंध को डेटिव, उपसा संयोजक बंध को हम लोग डेटिव या सेमी पोलर बॉन्ड भी कहते हैं। पॉइंट बना के लिख लीजिए, इसका नाम है दूसरा। उपसा संयोजक आबंध को, उपसा संयोजक आबंध को डेटिव, उपसा संयोजक आबंध को डेटिव या अर्धध्रुवीय, अर्धध्रुवीय लिखना चाहे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सेमी पोलर, सेमी पोलर अर्धध्रुवीय आबंध भी कहते हैं, अर्धध्रुवीय आबंध भी कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखिएगा, एग्जाम्पल में नहीं जी, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए। उपसा संयोजक यौगिकों के सामान्य लक्षण। हेडिंग है उपसह संयोजक यौगिकों के सामान्य लक्षण। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हेडिंग है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखिए उपसा संयोजक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक की बात किया जाए तो क्या होते हैं। आयनिक से कम होता है, सहसंयोजक से ज्यादा होता है, अर्थात दोनों के बीच का होता है। नंबर 1 लिखिएगा, उपसा संयोजक यौगिकों के गलनांक, उपसा संयोजक यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक, गलनांक तथा क्वथनांक वैद्युत संयोजक, वैद्युत संयोजक यौगिकों से कम, वैद्युत संयोजक यौगिकों से कम तथा सहसंयोजक यौगिकों से, तथा सहसंयोजक यौगिकों से अधिक होते हैं, से अधिक होते हैं। नंबर 2, नंबर 2 उपसह संयोजक यौगिक, उपसह संयोजक यौगिक अध्रुवीय विलायकों में, उपसह संयोजक यौगिक अध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं, अध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं। नंबर 3 सहसंयोजक आबंध की तरह, सहसंयोजक आबंध की तरह उपसह संयोजक आबंध भी की तरह उपसह संयोजक आबंध भी दिशात्मक होते हैं, दिशात्मक होते हैं। यहाँ पर आने के बाद बॉन्ड वाली बातें समाप्त होती है, अर्थात कैपिटल सी की भी बातें समाप्त होती है। ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन क्या है, अष्टक नियम की सीमाएं क्या है, इसी के बारे में अब हम लोगों को जानकारी एक और लेना है। इसके बाद हम लोगों को किसके बारे में जानकारी लेना होगा, स्ट्रक्चर के बारे में। आप लोगों को कैपिटल डी नंबर की हेडिंग लिखना होगा,
अष्टक नियम की सीमाएं। कैपिटल डी नंबर की हेडिंग लिखिए, अष्टक नियम की सीमाएं। लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल्स। अष्टक नियम की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल्स। देखिए, अष्टक के बारे में तो लुईस और कासल बता दिए, लेकिन यह एक बहुत उपयोगी संकल्पना साबित भी हुई। अष्टक के बारे में लुईस और कासल ने बताया और यह एक बहुत उपयोगी संकल्पना तो है, लेकिन इसे हमेशा, इसकी लिमिटेशन है कि इसे हमेशा लागू नहीं किया जा सकता है। यह मुख्य रूप से आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त के तत्वों पर ही लागू होता है। एक बार फिर मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दे रहा हूं, पीरियाडिक टेबल यानी आवर्त सारणी स्वयं अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, अन्यथा इस अध्याय में, इसी चैप्टर में अब आगे की बातें जो होंगी समझ नहीं आएगा या बहुत कम समझ आएगा, तो हमारे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सारे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। क्यों होगी? क्योंकि पीरियोडिक टेबल हम लोग क्लास 9th से पढ़ते हैं। अच्छा खासा आप लोगों के पास टाइम है, उसे जरूर पढ़ लीजिए, नहीं तो मैं सीधे कह रहा हूं, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, समझ नहीं आता, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अष्टक नियम की सीमाएं, बातें सुनिएगा। अष्टक नियम एक बहुत उपयोगी संकल्पना तो है, लेकिन इसे हमेशा लागू नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं लागू किया जा सकता है? अभी धैर्य बनाए रखिए, मैं अभी एक्सप्लेनेशन करता हूं। लागू कहाँ होती है? मुख्य रूप से आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त के तत्वों पर ही लागू होता है। देखिए, यह एक बहुत उपयोगी संकल्पना है। यह एक बहुत उपयोगी संकल्पना है, बहुत उपयोगी संकल्पना है, लेकिन इसे हमेशा लागू नहीं किया जा सकता है। इसे हमेशा लागू नहीं किया जा सकता है। यह मुख्य रूप से आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त के तत्वों पर लागू होता है। इसके तीन प्रमुख अपवाद हैं। इसके 3 प्रमुख अपवाद हैं। अब बातें सुनिए वन बाय वन, पहले बातें एक्सप्लेन करते हैं, देन आपको कुछ बातें बताते हैं। देखिए, इसमें था आवर्त सारणी बातें, आवर्त सारणी से संबंधित, इसमें नहीं जी अष्टक नियम। अष्टक नियम तो लुईस और कासल ने अष्टक नियम जो बताया वो एक बहुत उपयोगी संकल्पनाएं तो थी, लेकिन जब उसे अदर जगहों पर अप्लाई किया गया तो सारी जगहों पे वो लागू नहीं हुआ। जैसे
कुछ ऐसे तत्व हुए जो अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं। कैसे नहीं करते हैं? वे क्या करते हैं कि उनका अष्टक कंप्लीट ही नहीं होता, यानी कि केंद्रीय परमाणु का जो अष्टक होता है वो कैसा रहता है? अपूर्ण रहता है, या कुछ ऐसे कंपाउंड दिखे कि जिसमें क्या था कि जो अष्टक नियम बातें बताई कि 8 होना चाहिए, कुछ ऐसे तत्व देखे कि उनके बाहरी कोश में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए। जैसे ये देखिएगा, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात किया जाए, AlCl3 एल्यूमिनियम, बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन। अभी मैं बना देता हूँ, बाद में भी समझाऊंगा आप लोगों को, स्ट्रक्चर समझेंगे क्लियर करा देंगे कि ये इसके पास 3 था, 3 के साझेदारी किया तो इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। इन्होंने जैसे बता दिया कोई अस्थायी कब होगा, जब उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये अस्थायी होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, कोई बातें नहीं। जब भी कोई जैसे एक्सपेरिमेंट जब भी कोई वैज्ञानिक कोई करता था तो उससे क्या होते थे, वैज्ञानिकों का एक समूह होता था, उसके बीच में बताना होता था। ठीक, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को बताया तो सपोज दैट किसी ने उठ के पूछा कि भैया ऐसा है कि ये जो AlCl3 है इसमें बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 की साझेदारी किया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका तो अष्टक कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो इस वाली बात को तो थोड़ा सा समझा लेंगे। कैसे समझा लेंगे? ऐसे कि जैसे एल्यूमिनियम तीसरे आवर्त सारणी में तीसरे वर्ग का तत्व है, इसके बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 3 से ज्यादा बंध तो बना नहीं सकता है, तो ऐसे लिए इसका अष्टक कहां से कंप्लीट होगा? कोई उतना बहुत बड़ा मैटर तो नहीं किया, लेकिन फिर इनके सामने एक प्रॉब्लम किसी दूसरे वैज्ञानिक ने पूछा, जैसे ये PCl5 है। अब PCl5 का जो स्ट्रक्चर बना, ये देखिए, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये PCl5 का स्ट्रक्चर बना। अब लोगों ने इनसे पूछा कि आप तो कह रहे थे बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसके बाहरी कोश में तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, अब आप क्या कहेंगे? इसका जवाब लुईस और कासल के पास नहीं था। इन्होंने बताया कि बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होगा तभी अस्थायी होगा। लोगों ने इनसे पूछा कि जैसे PCl5 है, इसने ये बॉन्ड बनाया, इसके बाहरी कोश में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब बताइए इसको एक्सप्लेन करिए। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए इनके पास कोई जवाब नहीं था। किसके पास? लुईस और कासल के पास। तो इनका नियम, इनकी थ्योरी फ्लॉप तो होने लगी, यानी एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो क्या हुआ? तो इनके बचाव में कुछ वैज्ञानिक आए, एक तो सिडविक आए और एक सगडेन आए। सिडविक और सगडेन, आगे पीछे कोई एक आए। मान लीजिए सगडेन आए पहले। सगडेन ने इनके बचाव में कहा भैया ऐसा है कि जब ये क्या करते हैं, अष्टक पूरा हो जाता है तो एकल अर्ध बंध का निर्माण कर लेते हैं, एकल बंध का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, थ्योरी तौर पे तो बातें थोड़ा सा हो गई, लेकिन बहुत करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं था। बाद में अदर, जैसे मैंने आपसे बताया सिडविक और सगडेन, ये 2 वैज्ञानिक थे। किसी एक ने ये कहा, करा मुझे थोड़ा सा भूल रहा है, इसके अलावा मान लीजिए सिडविक ने फिर कहा, सिडविक बाद में इन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि जो आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त के तत्व होते हैं वे अपने अष्टक का प्रसार कर सकते हैं, अर्थात वे अपने बाह्य कोश में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि उनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं, रिक्त d कक्षक होता है। इसी बात को लुईस और कासल नहीं बता पाए। अपवाद में यही सब बातें पढ़ना है। तो अब इसमें नंबर 1 की हेडिंग लिखिएगा, केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक। नंबर 1 की हेडिंग लिखना है, केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक। केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक।
इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। लिखिए इसके अंतर्गत कुछ यौगिकों में केंद्रीय परमाणु के अष्टक, कुछ यौगिकों में केंद्रीय परमाणु के अष्टक अपूर्ण होते हैं। यह मुख्यतः उन तत्वों के यौगिकों में होता है जिसमें बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम होती है। एग्जाम्पल में दर्शा दीजिए AlCl3 B2H6 BeH2, ये सब इसके एक्सेप्शन। नंबर 2 हेडिंग लिखे विषम इलेक्ट्रॉन अणु। नंबर 2 की हेडिंग है विषम इलेक्ट्रॉन अणु, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। ये कोई बहुत बड़ा इफेक्टिव नहीं था, एक दो एग्जाम्पल बन गया था, इसीलिए लोगों ने कह दिया था। मुख्य रूप से जो थ्योरी इनकी थोड़ा सा अपवाद के नींव में आई थी, वो किसकी वजह से, परसारित अष्टक की वजह से आई थी, लेकिन फिर भी दिया है बुक में, हम लोगों को पढ़ना है, जानकारी के रूप में रखना है। लेकिन इसके अंतर्गत कुछ अणु जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुछ अणु जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेसम होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेसम होती है, तो वे अष्टक नियम का पालन नहीं करते, अष्टक नियम का पालन नहीं करते। एग्जाम्पल के नाम पे दर्शा दीजिए NO नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये देखिए इसके कितना होता है बारीक अच्छा, इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, कितना इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक का था 7 8 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें देखिए कितना, इसका 7, इसका 8 2 16, 16 7 23 इलेक्ट्रॉन, 8 कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो, तो भी वे अष्टक नियम का पालन नहीं करते। नंबर 3 के हेडी लिखेगा प्रसारित अष्टक, नंबर 3 की हेडिंग लिखिए प्रसारित अष्टक। प्रसारित अष्टक, प्रसारित अष्टक मतलब कि एक्सपेंडेड भी कह सकते हैं, प्रसारित एक्सपेंडेड भी कहते रहे, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। लिखिए इसके अंतर्गत
यही मुख्य रीजन था इनका थ्योरी का, लेकिन इनकी थ्योरी नहीं फ्लॉप हुई पूरी तरीके से, लिमिटेशन लग गई, इसके आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन इसके अंतर्गत आवर्त सारणी के तीसरे तथा इससे आगे के आवर्तों के तत्वों में एस तथा पी ऑर्बिटल के अतिरिक्त डी कक्षक होते हैं, जिसकी वजह से केंद्रीय परमाणु के चारों ओर 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे प्रसारित अष्टक कहते हैं। इन यौगिकों पर अष्टक नियम लागू नहीं होता। एग्जाम्पल में दर्शा दीजिएगा, PCl5 H2SO4 बहुत एग्जाम्पल में 2 दर्शा देंगे। एग्जाम्पल में दोनों दर्शा दीजिए, PCl5 H2SO4। तो ये तो बातें इसके थे। नेक्स्ट हेडिंग लिखेगा रिमार्क। हेडिंग लिखे रिमार्क। इसके अंतर्गत लिखेगा दूसरे आवर्त के तत्व अपना अष्टक पूरा करने के बाद इलेक्ट्रॉन को दान दे देते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन को दान दे देते हैं जबकि ना लिखिएगा क्योंकि इसमें रिक्त डी ऑर्बिटल नहीं होते। फिर पॉइंट बना के लिखिए। तीसरे आवर्त के तत्व अपनी संयोजकता के बराबर बंध बनाते हैं क्योंकि इसमें रिक्त डी ऑर्बिटल होते हैं। दूसरे आवर्त में कौन से तत्व आते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा, साथ लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम की बातें नहीं है। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, ये सब कहाँ आते हैं? दूसरे आवर्त के तत्व होते हैं। नेक्स्ट है थर्ड पीरियड आवर्त। तीसरे आवर्त में कौन कौन से आते हैं?
सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ये नोट कर लीजिए, ये दूसरे आवर्त के एलिमेंट है और ये थर्ड पीरियड एलिमेंट। इसे याद रखे रहिएगा, इसे याद रखे। अब बातें सुनिए, कुछ जिम्मेदारी है। आज तो मैं यहीं पे अपने बातों की समाप्ति करूंगा, लेकिन ध्यान रहेगा नेक्स्ट वीडियो आपको तभी समझ आएगी या नेक्स्ट लेक्चर मेरा आपको तभी समझ आएगा जब आपको दो बातें क्लियर है। कौन कौन सी बातें? एक तो ये पीरियड जो मैंने लिखा, दूसरा और तीसरा पीरियड, ये याद रहे। दूसरी बात आपको क्या याद रहनी चाहिए? पीरियाडिक टेबल, आवर्त सारणी। यदि नेक्स्ट वीडियो मेरी देखिएगा, पार्ट 3 अगर कभी देखना, इसके बाद वीडियो जो मेरी आएगी अगर वो देखना, आवर्त सारणी को याद कर लेना, उसके बाद ही देखना, अन्यथा मत देखना। इसलिए ना, क्योंकि समझ आएगा नहीं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मानोगे नहीं, अपनी जिम्मेदारी टीचर को ही कोसोगे, जो वास्तविक बात है यार। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए जो अगला नेक्स्ट मेरे वीडियो देखना, इस वीडियो के बाद जो वीडियो देखना, पीरियाडिक टेबल यानी आवर्त सारणी को याद करके ही देखना, तभी अच्छे से आपको समझ आएगा। आज यहीं पे बातें समाप्त होती है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वहां हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जानकारी ले रहे होंगे। स्ट्रक्चर काफी हेल्पफुल, काफी यूजफुल होता है हम लोगों के लिए। संरचना, किसी यौगिक की संरचना बनाना हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बातें होती हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग किसके बारे में जानकारी ले रहे होंगे? संरचना के बारे में। किसी यौगिक की संरचना बनाते कैसे हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखा रहा हूँ। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।